प्यारे बच्चों, व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत संचार पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लेखन तथा कथा और पटकथा लेखन, इन पर चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। आज हमने चर्चा के लिए जिस बिंदु को चुना है वह है स्ववृत्त लेखन। ये भी हमारे जीवन का एक अंग बनता जा रहा है। स्ववृत्त होता क्या है, इसकी हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, इन सब की चर्चा करना भी बहुत आवश्यक है। तो स्व का अर्थ होता है अपना या अपने बारे में, और वृत्त माने होता है जानकारी, अर्थात अपने बारे में बताना, अपने बारे में जानकारी देना। तो हम सब जानते हैं, कोई मिलेगा, हमसे पूछेगा तो एक लंबा समय लग जाएगा, हमको बहुत देर तक उसे अपने बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हमने लिखकर पहले से तैयार कर रखा है क्रमबद्ध तरीके से, तो हमें उसके समक्ष प्रस्तुत करने में कोई समस्या नहीं होगी और हम अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उसको दे देंगे। एक ही बार में उसके समक्ष वह कागज पहुंचते ही हमारे बारे में पूरी जानकारी उसको मिल जाएगी और उसके मन मस्तिष्क में हमारे जीवन का पूरा मानचित्र बैठ जाएगा। अब बात आती है कि स्ववृत्त हम लिखते क्यों हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों यह बिंदु आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो भैया बहनों, जानते हैं आप भी विद्यार्थी हैं, आज आप अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के साथ साथ भविष्य के नए नए सपने आप देखते होंगे कि आपको अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद क्या बनना है, किस क्षेत्र में आगे जाना है। इस जीवन में बहुत से क्षेत्र हैं, कोई अध्यापक बनना चाहेगा, कोई चिकित्सक बनना चाहेगा, कोई अभियंता बनना चाहेगा, कोई व्यवसाय करना चाहेगा। तो सबकी अपनी अपनी रुचियां हैं और उसके अनुसार आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यह जो विद्यार्थी जीवन है, इसमें स्वप्न देखना और उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना, ये दोनों काम आपको करने होते हैं। और जैसे ही यह विद्यार्थी जीवन पूरा होता है, आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है, तो आप तुरंत जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके जीवन का चुना हुआ क्षेत्र है, उस महल के दरवाजे पर आप वहाँ दस्तक देने के लिए पहुँच जाते हैं कि हमको भी जाकर के यहाँ की घंटी बजाना चाहिए, हमको भी इस महल के अंदर प्रवेश करना है, इसलिए हमको वहाँ पहुँचना है। लेकिन जब आप पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत दूर से पंक्ति, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, अंदर जगह बहुत कम है। फिर भी आप प्रयास करते हैं, पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले जो बात होती है वो आपसे कहा जाता है कि आप अपना स्ववृत्त दीजिए, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं बायोडाटा। तो वह आप तैयार करके ले जाते हैं और उसे वहाँ जो भी अधिकारी बैठते हैं, जो समिति होती है, उसके समक्ष आप प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन अब बात आ गई कि स्ववृत्त मांगा, लेकिन आपने तैयार नहीं किया, या आपने तैयार किया भी है तो ठीक तरीके से नहीं है। जो जो बिंदु, जो जो बातें, जो जो जानकारियाँ उसमें अपेक्षित हैं, वह आपने पूरी नहीं की हैं, या उनका जो क्रम होना चाहिए वह ठीक नहीं है, या उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अपेक्षित नहीं थीं, गैर ज़रूरी थीं, फिर भी आपने भर दिया। और इस चक्कर में जो आवश्यक बातें थीं, जिनका उसमें लिखना आवश्यक था, वह बातें आपसे छूट गई हैं।
तो इसलिए आज का जो ये बिंदु है इसमें हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि स्ववृत्त जब लिखते हैं, हम तैयार करते हैं, तो उसमें हमको किस प्रकार से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, किस प्रकार से हमको उसकी ठीक से तैयारी करना, ठीक संयोजन करना। क्योंकि देखिए, एक बार जो जानकारी आप दे देंगे तो बार बार आप बदल नहीं सकते। आपने किसी को सौंप दिया, दोबारा आप जाएंगे, कहेंगे कि श्रीमान जी ये चीज़ तो गलत हो गई है, आपको फाइल नहीं दिया वापस, तो आप क्या करोगे? या इस बात को वो आपकी लापरवाही मान सकता है। इसलिए जब भी हम स्ववृत्त का लेखन करें, अपने बारे में जानकारी दूसरे को देने के लिए उसको संजो कर तैयार करें, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई भी नौकरी के लिए किसी विभाग में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जगह निकलती है, तो उसके लिए जो संस्थान होते हैं वे जो उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाचार पत्र होते हैं, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार के जो समाचार पत्र होते हैं उनमें विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसे आप मान लें कि अपने विवेकानंद शिशुकुंज में एक हिंदी अध्यापक की आवश्यकता है, तो यह विद्यालय एक विज्ञापन टाइप करा करके या उसको हाथ से लिख करके और समाचार पत्र के कार्यालय में उसको दे देगा। उसमें लिखा जाएगा सबसे ऊपर, आवश्यकता है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में, अर्थात 11वीं और 12वीं में हिंदी पढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षित अध्यापक की अनिवार्य एवं अपेक्षित योग्यताएं निम्न हैं। संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ परास्नातक अर्थात MA की डिग्री होनी चाहिए, ये उसमें लिखा जाएगा। इसके बाद में शासन द्वारा मान्य B.Ed की उपाधि भी होनी चाहिए। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं या इन योग्यताओं को रखने वाले व्यक्ति, उम्मीदवार, अभ्यर्थी, जो भी आप कह लें, 10 दिन के अंदर अपना स्ववृत्त नीचे लिखे गए कार्यालय में के पते पर प्रेषित करें, या जो हमने ईमेल का लिंक दे दिया है इस पर स्कैन करके और सीधे भेज दें। साक्षात्कार अमुक तिथि को होगा, उसमें एक तिथि डाल दी जाती है, अक्टूबर महीने की 10वीं तारीख को होगा, 10/10/2020 को साक्षात्कार होगा। अर्थात आप कागज पहुँचेंगे, उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और बुला करके वहाँ प्रत्यक्ष आपसे वार्ता की जाएगी, आपके बारे में जाना जाएगा, आपकी कुशलताएं क्या हैं, आपकी रुचियाँ क्या हैं, सारी बातें। लेकिन इसके पहले एक शब्द आपने सुना होगा, इधर आपने रामायण खूब देखी होगी। जो स्ववृत्त है यह आपके पहुंचने से पहले आपके दूत के रूप में काम करता है। आपने देखा होगा रामायण में कि जब बात आई कि अब तो युद्ध होगा, फिर भी एक बार प्रयास किया जाए, शायद काम चल जाए, तो रामादल की ओर से अंगद को दूत बनाकर भेजा गया। अंगद गए वहां, तो राम के शौर्य का, उनकी वीरता का उन्होंने वर्णन किया, अप्रत्यक्ष रूप से रावण को डराया, धमकाया, उसका मुकुट उतार कर रामादल ने फेंक दिया, अपना पैर जमा दिया और कहा उठाकर दिखाओ। तो राम की क्या बात है, मैं ही हार मान लूंगा। तो ये सब क्या था? ये सब मनोवैज्ञानिक रूप से उसको प्रभावित करने का तरीका था। तो आपका जो स्ववृत्त होता है यह एक दूत का काम करता है। आपके पहुंचने से पहले आपके बारे में सारी जानकारी उसको पढ़ करके जो उस संस्था संबंधित लोग होते हैं जिनके द्वारा आप बुलाए जाते हैं, वो आपके बारे में
एक पूरी जानकारी एकत्र उनके बारे में मन में बैठा लेते हैं कि हाँ भाई देखिए, इतने अभ्यर्थी जो हैं इनकी योग्यताएं हमारे यहाँ से मिलान खाती हैं। और फिर जब निश्चित तिथि आती है तो आप वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके आप से वार्ता होती है और जो परिणाम होता है उसके अनुसार आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो स्ववृत्त में लिखा कहता है सबसे पहले व्यक्ति परिचय से शुरू होता है। जैसे इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। जो भी शैक्षिक प्रपत्रों में आपका नाम है, जितना है उसमें, इसके लिए 10वीं का अंकपत्र माना जाता है। 10वीं के अंकपत्र में जो आपका नाम लिखा है, 3 शब्दों का है, 2 शब्दों का है, आपकी जात यानी सरनेम आपका लगा है या नहीं लगा है, तो जो भी है वही आपको अपना नाम लिखना होता है। तो अपना नाम आप यहाँ लिखेंगे इस जगह पर। इसके बाद माता का नाम, अपनी माता जी का नाम श्रीमती लगा करके लिखेंगे। पिताजी का नाम यानी पिता का नाम, यहां लिखेंगे। अब बताते हैं पता की। तो प्रायः 2 पते लिखे जाते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी माने जहाँ के आप पैतृक निवासी हैं, जहाँ आपके दादाजी आपके पिताजी रहते हैं, जहाँ आपका घर है। और अस्थायी वो है जहाँ आप इस समय हैं। हो सकता है आप अपने घर से दूर कहीं पढ़ाई कर रहे हों, कहीं तैयारी कर रहे हों, तो वह आपका अस्थायी पता होता है। वहाँ किसी छात्रावास में आप रहते हैं या किसी के घर में आप किराए पर रह रहे हैं, तो वो अस्थायी पता होता है। तो दोनों पते आपको लिखने होते हैं। उसमें पत्र व्यवहार के लिए जो जो बातें जरूरी हैं वो सब लिखी जाती हैं। अगर आप किसी के यहाँ किराए पर रहते हैं तो आप उसमें लिखते हैं अपना नाम, द्वारा, श्री, फिर जिनका वो घर है उस गली का नंबर, मकान का नंबर, मोहल्ले का नंबर इत्यादि सारी चीज़ें, और अंत में पिन कोड। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिन कोड अद्वितीय होता है, यह अकेला होता है। एक स्थान का एक ही पिन कोड हो सकता है और एक पिन कोड एक ही स्थान का हो सकता है। दोनों बातें आप ऐसे समझ लें। इसको 6 अंकों का होता है और जो पिन कोड आपके विद्युत नगर का होगा वो भारतवर्ष में अन्य किसी स्थान का नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। उसको भी आप लिखेंगे, जिससे अगर आपको किसी प्रकार की सूचना देने के लिए पत्र भेजा जाए तो वह समय सीमा के अंदर बिना किसी समस्या के आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। आजकल एक और देखें, फिर अब मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो यहाँ देखिए पता, पहले अस्थाई और फिर यहाँ पर अस्थाई और अंत में मोबाइल नंबर। ये आजकल बहुत जरूरी है। इधर 2-3 वर्षों में एक और ऐसा नंबर अर्थात क्रमांक आपको दिया गया है जिसे हम लोग आधार नंबर के नाम जानते हैं। प्रायः सभी प्रकार की सेवाओं में आज आधार नंबर मांगा जाता है। आप बैंक में जाएं, आप रसोई गैस लेने जाएं, आप कहीं और जाएं तो आधार नंबर, तो आप इसमें आधार नंबर भी डाल दें। प्रायः अगर पुस्तकों में आपको कोई उदाहरण मिलेंगे स्ववृत्त के तो उसमें आधार नंबर की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वो पुस्तक 10 साल पहले छापी गई हो। लेकिन आज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, एक यह भी बढ़ाना चाहिए। आधार नंबर, यदि पैन कार्ड है तो पैन नंबर, ये सब आपके पते के अंग हैं, ये आपके बारे में जानकारी के अंग हैं। तो यहाँ पर आधार नंबर भी आप दीजिए। ये आधार संख्या दे दीजिए आप।
तो इतना तो आपका ये हो गया। ईमेल अगर आपने बना रखा है, आजकल बहुत चलता है, सारा काम तो सब देखिए इलेक्ट्रॉनिक ढंग से हो रहा है, कंप्यूटर से, मोबाइल से। अब पत्र कहाँ आते हैं? तो ईमेल एक तेज साधन है, शीघ्र सूचना भेजने का एक अच्छा साधन है। पैसा बिल्कुल नहीं लगता, बस जो डेटा आप डलवाते हैं उसी में से खर्च होता है, लेकिन सूचना आपको तत्काल मिल जाती है। पत्र है, कहीं बरसात हुई, पत्र भीग गया तो गल गया, वहाँ भी झंझट नहीं है। 1 मिनट में, 10 सेकंड में आपके पास सूचना पहुंच जाती है। तो ईमेल जो भी आपने बना रखा है, ईमेल आपने दिया, तो ये तो हो गई आपकी व्यक्ति संबंधी जानकारी कि आप क्या है। अब इसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी अपनी शैक्षिक योग्यताओं की जानकारी कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किन किन स्तरों पर हुई, किन सन में हुई, अनुक्रमांक क्या थे, बोर्ड कौन सा था, विषय क्या थे, कितने अंक आपने प्राप्त किए और कितने प्रतिशत आपकी उपलब्धियां रही, ये सारी चीजें। तो उसके लिए आपको देखिए, हमको मिटाना पड़ेगा यहां, इसके लिए आपको सबसे पहले एक क्रम संख्या होगी और इसके बाद में होगा ये आपकी जो है शिक्षा, अर्थात 10वीं 12वीं स्नातक परास्नातक, ये सब आपने जो प्राप्त किया है उसका, फिर उसका सन होगा, यानी वर्ष, किस वर्ष में आपने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर होगा बाद में बोर्ड का नाम, इसके बाद विषय, और प्राप्तांक, और सबसे अंत में होगा प्रतिशत। ये इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो आपने यहां डाला क्रमांक 1, तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं 10वीं से। तो 10वीं में यहां आपने लिखा, एक यहां आएगा 10वीं, उसका वर्ष डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 2012 में किया या 2010 में किया, 2010 में। फिर बोर्ड का नाम, अब बोर्ड एक तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद है, सीबीएसई इसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड अलग है, राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है। तो जहां से भी आपने 10वीं पास की है, अगर सीबीएसई से है तो लिखेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। फिर 10वीं में आपके विषय कौन कौन से थे? 6 विषय पढ़ाए जाते हैं, यहाँ सीबीएसई में 5 हैं। तो उन विषयों को लिखेंगे, कितने प्राप्तांक आपको मिले और उनका प्रतिशत क्या रहा, रख जाएं। ठीक है, समझ गए। अब आगे बात आती है 12वीं। इसका दर्शन डालेंगे। अगर आपने कहीं पर अपनी शिक्षा रोकी नहीं है तो 10 के बाद में 1 साल बाद 12 में आप 12वीं पहुंच जाएंगे। तो यहां लिख देंगे 2012। बोर्ड आपने वही रखा है तो वहीं पर, और बदला है तो बदले हुए बोर्ड का नाम, क्योंकि आप बदल सकते हैं, इसकी आपको छूट रहती है। 10वीं आपने किसी दूसरे बोर्ड से किया और 12वीं में आपने बदल दिया, वो भी हो सकता है। नहीं है तो आप इसी को लिख दें उपर्युक्त। फिर यहां आपने इंटरमीडिएट के विषय लिख दे,
उसके प्राप्तांक लिख दिए और उसका प्रतिशत लिख दिया। फिर आगे बात आती है स्नातक। चूंकि चर्चा हमने अभी की विज्ञापन के कि मान लीजिए हिंदी अध्यापक की बात है, तो आपको उस विषय में आगे बढ़ना है, तो आप यहाँ लिखिए स्नातक में। अब यहाँ आप डाल दीजिए 15 हो गया। अब यहाँ आपको विश्वविद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा, कहाँ से आपने किया, अवध से किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से किया, कानपुर से किया, प्रयाग से किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ से भी किया या किसी अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से किया, दिल्ली से किया, कहीं से, तो उसका नाम होना आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम डालना पड़ेगा, उस विश्वविद्यालय का। फिर विषय और प्राप्तांक, अंत में प्रतिशत, ये आपको वहां डालना है। फिर आगे बात आई परास्नातक। परास्नातक ये आगे आप जाइए 17। विश्वविद्यालय अगर वही है तो जो आपने ऊपर लिखा था उसी में उपयुक्त कर दीजिए या वही कर दीजिए, उसके विषय लिखिए, तो उसमें एक ही विषय होता है। तो यदि आप हिंदी अध्यापक के लिए विज्ञापित पद पर जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर विषय हिंदी आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अधिक विषय होते हैं। इसमें कम से कम 3 विषय रहेंगे, यहाँ 5 रहेंगे, यहाँ 6 रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए तो उसके प्राप्तांक और उसके प्रतिशत, तो इस प्रकार से यह आपका शैक्षिक पूरा हो गया। अब आ गई बात अभी प्रशिक्षण की। तो आपने क्या किया, शिक्षा स्नातक यानी बीएड किया, बीएड किस सन में किया आप यहां लिख दीजिए 2019 में किया, उसके विश्वविद्यालय का नाम लिख दीजिए और विषयों में आप डाल दीजिए संबंधित विषय, जो भी उपयुक्त उनका एक ग्रुप होता है, तो वो विषय पढ़ने पड़ते हैं आपको, प्राप्तांक और प्रतिशत। तो इस प्रकार से आपका इतना पूरा हुआ। अब बात आती है कि इसके अलावा एक तो आपके मन मस्तिष्क की परख है कि आपने क्या किया है, इसके अलावा शरीर से आप कैसे हैं, शरीर से आप ठीक ठाक हैं, फिट हैं कि नहीं हैं, ये भी लोग देखते हैं। जैसे अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो आप लिखिए, तो उसमें लिखाता है कि अन्य रुचियां या अन्य उपलब्धियां फुटबॉल की टीम में मैंने प्रतिभाग किया, किस स्तर पर किया, जिले स्तर तक किया या मंडलीय तक गए अथवा प्रांतीय तक गए, उसको लिखना। क्या आपको पत्र पत्रिकाओं में किन्हीं विषयों पर, समसामयिक मुद्दों पर लिखने का शौक है? अगर आपने कभी ऐसा किया है तो उसको आप लिखेंगे कि अमुक पत्रिका में मैं लगातार 4 महीने तक, 5 महीने तक मैंने इस विषय पर लेख अपने लिखे। कभी किसी चर्चा परिचर्चा में, किसी प्रतियोगिता में आपने मौखिक रूप से भाग लिया, डिबेट कहते हैं जिसको, और उसमें आपने स्थान प्राप्त किया, तो वहाँ भी आप लिखेंगे कि मैंने हिंदी विषय के अंतर्गत या जल संरक्षण पर प्रतियोगिता में जिला स्तर पर भाग लिया और हमारी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार से आप उसका देंगे। सामाजिक कार्यों में यदि आपकी रुचि है, अन्य कोई प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आपने किए जिसको हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, डिप्लोमा किए हैं, कुछ लोग योग में कर लेते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर में कर लेते हैं, तो वो जानकारी अगर आपको है तो वो भी लिखेंगे कि मुझे कंप्यूटर पर काम करने की और कंप्यूटर के रख रखाव की भी अच्छी जानकारी है। तो ये सब अन्य बातों में आएगा और इन सबको तैयार करने के बाद में आपको इनको एक क्रम में संजोना और टाइप करवाना, या आपका लेख बढ़िया है तो आप लिखिए उसको।
फिर उसकी कई प्रतियां बनवाना और हर एक प्रति में जितने भी कागज बनते हैं उनको नत्थी करके उनको पंच लगा करके और अलग अलग फाइल तैयार करना। तो जब भी आप पहुंचेंगे या जैसे ही आप ईमेल से या डाक से जहां भी भेजते हैं तो वहां भेजने पर क्या होता है कि आपके पहुंचने से पहले आपके बारे में एक विस्तृत जानकारी उस व्यक्ति को मिल जाती है, उस समिति को मिल जाती है और वो आपके बारे में जो आगे के लिए धारणाएं बनानी होती हैं, भाई वहाँ तो 100 लोग भेज सकते हैं, लेकिन जब लोग पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई देखिए ये जो आया है ये हमारे काम का ठीक हो सकता है। बाकी बात जब मौखिक वार्ता होगी तो मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अपने बारे में ऐसी जानकारी इस प्रकार से लिखना, संपूर्ण जानकारी लिखना कि किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं भी न हो। कोई भी चीज़ अगर छूट गई तो बाद में फिर उसका जुड़ना संभव नहीं होता है। इसलिए यह प्रयास करना चाहिए कि ध्यानपूर्वक सारी बातों को एकत्र करना, उनको क्रम से संजोना और क्रम से संजोने के बाद में कागज पर लिखना और जहाँ भी आवश्यकता पड़े वहाँ उसको ठीक प्रकार से प्रस्तुत भी करना। पता लगा कि जो आपने अपना नाम संबंधी दिया है कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम, माता का नाम, वो आपने बाद में लगा दिया और योग्यता का पहले लगा दिया, तो ये क्रम भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले व्यक्ति परिचय शुरू होता है और सबसे अंत में रुचियां और अन्य योग्यताएं जो अनिवार्य हैं, ये जो यहाँ से आप पर लिखी गई है अनिवार्य योग्यताएं हैं। इसके अलावा चाहे वो योगा है, चाहे वो एक खिलाड़ी के रूप में है, डिबेट है, इस कंप्यूटर का ज्ञान है, ये सभी चीज़ें इसके बाद में है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत से काम कंप्यूटर पर होते हैं। योग आवश्यक है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शरीर भी और मन भी, इसलिए योग बहुत ज़रूरी है। आवश्यकता पड़ी अपने छात्रों को भी आप 2 मिनट के लिए आप कोई छोटा सा योग प्राणायाम करा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्ववृत्त लिखने में बहुत ही सावधानी का परिचय देना होता है। ये जल्दबाजी में करने वाला कार्य नहीं है। अगर इसमें जरा भी हमने चूक कर दी, लापरवाही कर दी, तो फिर हमारे लिए समस्या हो सकती है। अब इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अस्थायी हैं, कहीं बदलती नहीं हैं। माता पिता का नाम, अपना नाम और जितने भी योग्यताएं हैं, अंक हैं, अनुक्रमांक हैं। इसमें एक कॉलम छूटा हुआ है अनुक्रमांक, अलग अलग सभी परीक्षाओं का, क्योंकि वो लोग जांच करवाते हैं। जिस बोर्ड से आपने पास किया है वहाँ आप कागज भेजते हैं कि इसकी जांच करके हमको आख्या दीजिए कि इस छात्र ने जो विवरण दिया है इसमें आपके यहाँ से परीक्षा पास की है कि नहीं, कहीं ये नकली तो नहीं है, जालसाजी करके कूट रचित तो नहीं है, ये उनका अधिकार होता है। तो इस तरह हमने देखा कि स्ववृत्त तैयार करने में हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और प्रत्येक जानकारी को बहुत सोच समझ करके उसमें दिया जाना है। और अंत में क्या होता है कि एक घोषणा लिखते हैं कि उपर्युक्त पत्र में दी गई समस्त जानकारियां मेरे संज्ञान के अनुसार एकदम सही हैं। यदि इनमें भविष्य में कोई गलती पाई जाए तो संबंधित समिति मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये उसमें लिखाता है कि मैंने पूरे संज्ञान में, पूरे ध्यान में लिखा है और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। तो भैया बहनों, आप लोग आगे बड़े होंगे, विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, आपको भी ये सब करना पड़ेगा। इसलिए आज इस पर चर्चा की गई, बोर्ड ने भी आपके पाठ्यक्रम में आवश्यक समझा है, इसीलिए इसे रखा है। तो आप भी जीवन में सफल हों, एक अच्छा स्ववृत्त तैयार करें और आगे बढ़ें, यही शुभकामना है। और इसी के साथ आज की बात समाप्त।